हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी का 7th चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। 6th चैप्टर में आप लोगों ने लाइफ प्रोसेस पढ़ा। लाइफ प्रोसेस को हमने बड़े डिटेल में पढ़ा, हर टॉपिक को डिस्कस किया, है ना। तो लाइफ प्रोसेस में जो जो पढ़ा उससे थोड़ा सा आगे चलकर, मतलब बायोलॉजी के अंदर ही जितने भी चैप्टर्स होते हैं एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। यानी कि अब मैं जो भी आपको अगला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो भी कहीं ना कहीं हमारे लाइफ से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं प्लांट के लाइफ से रिलेटेड है, और किस तरह से प्लांट और एनिमल अपने एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं। मतलब प्लांट के अंदर किस तरह से चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पर जाती हैं। मैं अंदर की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रिएंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द मिनरल्स। कौन उसको कोऑर्डिनेट करता है, कौन सिग्नल देता है कि भाई रूट से अब वाटर को एब्जॉर्ब करना है, कौन उसको सिग्नल देता है कि फूड क्लोरोप्लास्ट, मतलब अगर हम लोग बात करें तो लीफ के अंदर बनना है। तो दिस ऑल आर कोऑर्डिनेटेड। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये जो हमारा चैप्टर है उसको हम लोग ढंग से समझेंगे, ठीक है, और पढ़ने की कोशिश करेंगे इन डिटेल ना। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू चेंज इन द एनवायरनमेंट अराउंड देम। देखो, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी क्या करते हैं, पहला तो अगर कोई भी एक्शन होता है तो उसका एक रिएक्शन होता है, चाहे वो कैसा भी एक्शन हो, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, चाहे अपने मतलब अपने खुद के सेल्फ रिएक्शंस हों। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज करो आज बारिश हुई, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। आज जैसे बारिश हुई तो थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चलने लग जाती है, तो हमारे बॉडी के अंदर वो ठंडक क्रिएट होने लग जाती है। तो क्या हुआ, देखो, बारिश हुई, एनवायरनमेंट में बदलाव आया, एनवायरनमेंट ठंडा हुआ, जिसके कारण हमें भी ठंडक मिलने लग जाती है कि नहीं। तो यानी कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट में बदलाव आ रहा है वैसे वैसे हमारा शरीर भी रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो पहला पॉइंट का यही मतलब है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड, यहाँ पर एक वर्ड है क्या, रिस्पॉन्ड, और दूसरा क्या है, एंड रिएक्ट। रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट, मतलब रिस्पॉन्ड करते हैं और रिएक्ट करते हैं, है ना। तो रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू चेंज इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में बदलाव होने के कारण ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिएक्ट करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है ना। The change in the environment to which the organism respond and react are called stimuli. मैं बार बार आप लोग को एक नया टर्म समझाऊंगा, बार बार हर बार हम लोग ये टर्म पढ़ने की कोशिश करेंगे। स्टिमुली, 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 कई जगह स्टिमुलस भी होगा, तो स्टिमुलाई भी बोला जाता है इसको। हर किसी का अपना अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है। तो देखिए, स्टिमुली बोल सकते हैं, स्टिमुलाई बोल सकते हैं, और स्टिमुलस भी बोला जाता है। तो ये क्या कहता है कि एनवायरनमेंट में जो भी बदलाव आता है, ठीक है, कोई भी बदलाव, चाहे वो ठंडी हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो बरसात हो, ठीक है, चाहे वो बिजली कड़क रही हो, एवरी चेंजेस, ठीक है, या अगर हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन है, ठीक है, तो द चेंज इन द एनवायरनमेंट में बदलाव के कारण अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट करता है उसको हम लोग स्टिमुलस कहते हैं, सच एज लाइट, हीट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया लाइट, अब कहोगे सर लाइट से कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो हम प्लांट की बात करें, प्लांट आपको पता है ना बेटा, प्लांट जिधर लाइट होती है उसी डायरेक्शन में उस मतलब वो बढ़ना स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल सनफ्लावर का ही एग्जांपल ले लो, तो वो क्या कहता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो एनवायरनमेंट में बदलाव के कारण अगर वो रिस्पॉन्ड और रिएक्ट करने लग जाए उसको हम लोग स्टिमुलस कहते हैं, ठीक है। तो लाइट हो गया, हीट हो गया, टेम्परेचर अभी मैंने आपको बताया था।
जैसे हीट हो गया, गर्मी के कारण भी जैसे अगर हम लोग बात करें तो आजकल बहुत गर्मी है, तो हम स्वेटर तो पहन नहीं सकते। क्यों नहीं पहन सकते? क्योंकि हमारा शरीर ऑलरेडी इतना गर्म है, स्वेटर पहन लेंगे तो और भी गर्मी लगने लग जाएगी, है ना। इसी तरह कोल्ड में हम लोग स्वेटर पहनते हैं, है ना। तो जैसे जैसे एनवायरनमेंट के अंदर बदलाव आ रहा है, वी आर ऑर्गेनिज्म, हम उसका रिस्पॉन्ड और रिएक्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और रिएक्शन दे रहे हैं। तो इसी को कहा जाता है स्टिमुलस, ठीक है। बोथ प्लांट एंड एनिमल रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई बट इन डिफरेंट मैनर। जो तीसरा पॉइंट है वो क्या कहता है कि जितने भी प्लांट और एनिमल्स होते हैं वो स्टिमुलस को का रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन अब हर किसी का अपना अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। ये हम पूरा भी डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या तरीका होता है, किस तरह से ऑर्गेनिज्म जो है रिएक्ट करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं रिसेप्टर्स। अच्छा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ, इसको ढंग से समझेंगे। रिसेप्टर क्या होता है बेटा? हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में एक रिसेप्टर होता है। रिसेप्टर जस्ट लाइक अ एंटीना, ठीक है। जो बदलाव होता है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, उसको वो सेंस करता है, उसको वो पहचानता है, उसको वो आइडेंटिफाई करता है, और वो एक नर्व टिश्यू के साथ या नर्व फाइबर के साथ जुड़ा हुआ होता है, जो सीधा ब्रेन को या स्पाइनल कोड को इन्फॉर्मेशन सेंड करता है, ठीक है। तो रिसेप्टर की क्या डेफिनेशन है, समझिए। दे आर द स्पेशलाइज्ड टिप ऑफ नर्व फाइबर दैट कलेक्ट द इंफॉर्मेशन टू बी कंडक्टेड बाय द नर्व्स। समझ में आ गई बात? मतलब ये एक स्पेशल तरीके का नर्व फाइबर होता है जो इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, कंडक्ट करता है। कंडक्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने में हेल्प करता है। सबसे पहले आपकी बॉडी के ऊपर सपोज करो टेम्परेचर है, जैसे आपने गलती से माचिस जलाया और आपका हाथ जल गया, तो वो जो आपका हाथ जला उसकी इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन को कैसे पहुंचा? वो ऐसे ही पहुंचा कि आपकी बॉडी के ऊपर, मतलब आपकी उंगली के ऊपर, जहाँ पर आपको आपका हाथ जला या जहाँ पर आपकी उंगली के ऊपर माचिस लगी, उस जगह पर रिसेप्टर्स, वो रिसेप्टर नर्व से कनेक्टेड है। नर्व एक तरह की मतलब थिन वायर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो इन्फॉर्मेशन को सीधा ब्रेन तक या हमारे स्पाइनल कोड तक पहुंचाती है, ठीक है। और हमें पता चल जाता है कि भाई ये प्रॉब्लम है, इससे हमें बचना है। तो ये अगर मैं रिसेप्टर की बात करूं तो दे आर स्पेशलाइज्ड टिप ऑफ नर्व फाइबर्स, ठीक है। एक नर्व फाइबर होते हैं, स्पेशलाइज्ड नर्व फाइबर होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को हमारे ब्रेन तक या स्पाइनल कोड तक पहुंचाते हैं। अगर हम लोग देखें तो आवर बॉडी हैज़ डिफरेंट रिसेप्टर्स विच आर मेंशन बिलो। अब मैं आपको कुछ रिसेप्टर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से रिसेप्टर्स हमारी बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं। तो सबसे पहला रिसेप्टर है फोनो रिसेप्टर। फोनो वर्ड से ही समझ में आ रहा है, सुनने का काम कर रहा हुआ है, यहीं से तो फ़ोन बना है। फ़ोन का मतलब ही होता है आवाज़, ऑडिटरी, ठीक है। 9th क्लास में आपने ईयर का डायग्राम पढ़ा होगा, उसमें इनर ईयर, तीन पार्ट थे ना उसके, आउटर, मिडल और इनर। तो हमारे जो फोनो रिसेप्टर्स होते हैं वो इनर ईयर के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ? इनर ईयर के अंदर, ठीक है। तो और ये करते क्या हैं, अब ये क्या करेंगे, तो ये हमारे सुनने का काम करता है। तो इसका फंक्शन क्या हुआ, देखो मैं एक एक पॉइंट्स को समझा रहा हूँ आपको। सबसे पहला हुआ कौन सा रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर। कहाँ पाया जाता है? इनर ईयर में पाया जाता है। काम क्या करता है? फंक्शंस हियरिंग, बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, हमारे बॉडी को बैलेंस करने के काम में भी आता है। तो पहला हुआ, पहला रिसेप्टर का नाम फोनो रिसेप्टर। कहाँ पाया जाता है? इनर ईयर में पाया जाता है। क्या करता है? सुनने का काम करता है और बॉडी को बैलेंस करने के काम भी आता है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आ गई समझ में। नेक्स्ट आता है फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर, अब फोटो वर्ड है तो लाइट से रिलेटेड होगा, तो लाइट
को कौन सेंस करता है? हमारे आईज सेंस करते हैं। कौन करता है? आईज सेंस करते हैं। तो फोटो रिसेप्टर कहाँ पाया जाएगा? आईज के अंदर पाया जाएगा। क्या करेगा? विजुअल स्टिमुलस, मतलब देखना, जो हम चीज़ों को देखते हैं उसके प्रति ये रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, देखने में हेल्प करता है। तो फोटो रिसेप्टर हमारे आईज के अंदर पाया जाता है और वो देखने का काम करता है। तीसरा जो रिसेप्टर आता है आपका थर्मो रिसेप्टर। थर्मो टेम्परेचर से रिलेटेड है ना। अब जब ये टेम्परेचर से रिलेटेड है तो कहाँ पाया जाएगा? स्किन के ऊपर पाया जाएगा। कहाँ? स्किन के ऊपर पाया जाएगा। तो बात समझिए ज़रा, थर्मो रिसेप्टर्स कहाँ पाया जा रहा है? स्किन के ऊपर पाया जा रहा है। क्या काम करता है? पेन, टच और हीट। मतलब अगर हीट आसपास गर्मी है या ठंडी है तो उसको भी ये सेंस करता है। पेन को भी, देखो कहीं चोट लग जाती है तो आपको पता चल जाता है। तो ये थर्मो रिसेप्टर ही इन्फॉर्मेशन देता है। तो आपकी स्किन के पूरी बॉडी, मतलब आपकी पूरी बॉडी के स्किन के ऊपर थर्मो रिसेप्टर पाया जाता है। चौथा आता है आपका ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ऑल्फैक्टरी सूंघने का काम करेगा। सूंघने का काम करेगा तो कहाँ पाया जाएगा? नोज़ में पाया जाएगा। तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर नोज़ के अंदर पाया जाता है। क्या करता है? स्मेल डिटेक्शन में हेल्प करता है। मतलब जो भी खुशबू है या दुर्गंध है उन सभी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। पांचवां जो रिसेप्टर आपकी बॉडी के ऊपर पाया जाता है दैट इज गस्टेटो रिसेप्टर। गस्टेटो रिसेप्टर, क्या? गस्टेटो रिसेप्टर्स। ठीक है, तो गस्टेटो रिसेप्टर क्या करेगा बेटा? कहाँ पाया जाएगा? टंग के ऊपर। गस्टेटो का मतलब होता है टेस्ट, और टेस्ट कौन करता है? हमारा टंग करता है। तो कहाँ पर पाया जाता है? टंग के ऊपर पाया जाता है। क्या करेगा? टेस्ट डिटेक्शन। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा, अब मैं आपको बताऊं बड़े सिंपल से वे में इसको याद करने का एक तरीका। अगर आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं और वो 5 सेंस ऑर्गन 5 ही रिसेप्टर से बने हुए होते हैं। और वो कौन कौन से रिसेप्टर हैं? कौन कौन सेंस ऑर्गन होता है? आप खुद देखो। देखना, मतलब आँख हमारा एक सेंस ऑर्गन है, नाक हमारा एक सेंस ऑर्गन है, जीभ हमारा एक सेंस ऑर्गन है, ईयर हमारा एक सेंस ऑर्गन है और स्किन हमारा एक सेंस ऑर्गन है। अब ये रिसेप्टर्स देखो कौन कौन से हैं? 5 रिसेप्टर, 5 सेंस ऑर्गन्स। तो फोनो रिसेप्टर कहाँ? ईयर के अंदर पाया जाएगा। फोटो रिसेप्टर कहाँ? आइज़ के अंदर पाया जाएगा। थर्मो रिसेप्टर कहाँ? स्किन के ऊपर पाया जाएगा। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कहाँ? नोज के ऊपर पाया जाएगा। और गस्टेटो रिसेप्टर कहाँ? टंग के ऊपर पाया जाएगा। तो ये सारी जितने भी रिसेप्टर्स हैं आप इसको ध्यान से समझेंगे, याद करेंगे। ठीक है, और इसके साथ में आप नोट्स भी बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका नर्वस सिस्टम। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो मैं आपको अब समझाने जा रहा हूँ। ध्यान से समझेंगे। नर्वस सिस्टम एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू का बना हुआ होता है। 9th क्लास में आपने टिश्यू पढ़ा। टिश्यू के चैप्टर में आपने एक नर्व टिश्यू भी पढ़ा होगा ना। तो वो यही है। वहाँ तो हमने उसका स्ट्रक्चर पढ़ा, यहाँ हम इसका फंक्शन पढ़ेंगे कि किस तरह से नर्व टिश्यू काम करता है, किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। तो नर्व टिश्यू या नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू कॉल्ड नर्व टिश्यू। द नर्व्स, अच्छा टिश्यू किस चीज़ से बना हुआ होता है? टिश्यू बहुत सारे सेल्स को जब हम कंबाइन कर देते हैं तब वो टिश्यू बन जाता है। और जितने भी सेल्स हैं वो सारे एक ही तरीके के सेल होने चाहिए। ऐसे नहीं कि अलग अलग। अगर नर्व टिश्यू है तो नर्व टिश्यू सारे जुड़ेंगे तभी, मतलब अगर हम नर्व सेल अगर सारे जुड़ेंगे तभी वो नर्व टिश्यू बनेगा, अदरवाइज वो नर्व टिश्यू नहीं बन सकता। तो देखिए, द नर्व सेल और न्यूरॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। It is the nervous system which are mainly responsible for control and coordination in complex animals। जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स मतलब वी, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, जिनके अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आप सबको पता है, जिनके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जिनके अंदर बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म आपके कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कहलाते हैं।
तो क्या कहता है कि नर्व सेल जो है, इस पैराग्राफ में समझो, इस टॉपिक पर समझो ज़रा, इस पॉइंट पर, जो नर्वस सिस्टम का स्मॉलेस्ट यूनिट है वो कौन है? न्यूरॉन है। मतलब न्यूरॉन जब बहुत सारे जुड़ गए, नर्व सेल आप लोगों ने डायग्राम बनाया था 9th क्लास में, मुझे याद है बहुत सारे बच्चों ने बहुत ही अच्छा बनाया था, कुछ बच्चों ने मतलब कोशिश करी थी और बनाया भी था, ऐसा नहीं है कि ना बनाया हो, लेकिन आप लोगों ने बनाया। तो नर्व सेल याद रखना, नर्व सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्व सेल जो आप लोगों ने डायग्राम बनाया था 9th क्लास, अगर किसी को याद हो तो 9th क्लास की बुक में एक बार देख लेंगे। यही नर्वस सिस्टम ही हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। क्या करता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में यही हेल्प करता है, यानी कि ह्यूमन बीइंग का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कौन हेल्प कर रहा है? दैट इज़ नर्वस सिस्टम हेल्प कर रहा है। कौन हेल्प कर रहा है? नर्वस सिस्टम हेल्प कर रहा है। नाउ फंक्शन क्या क्या होता है? तो बड़े सारे फंक्शंस हैं। नंबर 1, नर्वस सिस्टम रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। अभी जैसे कि मैंने बताया, इन्फॉर्मेशन कौन सी इन्फॉर्मेशन? अब पूछ सकते हो सर कैसे इन्फॉर्मेशन? तो इन्फॉर्मेशन यही हीट, कोल्ड, ठीक है, टेम्परेचर, ये जितने भी हैं ये आपके इन्फॉर्मेशंस हैं। जो कौन रिसीव कर रहा है? यही नर्वस सिस्टम रिसीव करता है। ठीक है। नाउ टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस बॉडी, अब हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशंस होते रहते हैं, मतलब चलते रहते हैं, जिनको भी यही सेंस करता है। जैसे कैसे भी, मान लो आपका पेट खराब हो गया है ना, तो पेट खराब हो गया तो ब्रेन को कैसे पता चलेगा कि पेट खराब हो गया है? तो हमारे स्टमक के अंदर भी बहुत सारे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो सेंस करके ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देता है, ताकि वो किसी दूसरे पार्ट को इन्फॉर्मेशन देगा, तभी तो एंजाइम्स या आपके हार्मोन्स रिलीज़ करेगा, है ना। तो ये देखो, ये दूसरा पार्ट क्या है? टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस बॉडी। नाउ टू एक्ट अकॉर्डिंग टू थ्रू मसल्स एंड ग्लैंड्स, मतलब ये मसल्स और ग्लैंड्स के थ्रू एक्ट करता है। जैसे आपका हाथ आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, इस तरह से कौन करवा रहा है? कहीं ना कहीं किसी न किसी ने तो इसको इन्फॉर्मेशन दी होगी। आपका ब्रेन तो कर रहा है, लेकिन किस वजह से कर रहा है? तो ये सारे काम आपका ये नर्वस सिस्टम का ही होता है। तो 3 काम, ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो, बाकी अब हम इसका स्ट्रक्चर, नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।